हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। हाथरस की पीड़ित को इंसाफ दिलाने की लड़ाई अभी भी जारी है और अब इस मुद्दे पर आरोपी पक्ष ने भी अपने बयान देने शुरू कर दिए हैं। इस बीच हाथरस केस को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अलग अलग दलों के प्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। भीम आर्मी के मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद, वो भी हाथरस पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से मिले थे। वो चंद्रशेखर आजाद जो दलितों के मुद्दों को लेकर आक्रामक रहते हैं, वो चंद्रशेखर जो दलित हितों की बात करके पुलिस प्रशासन से अक्सर टकराते रहते हैं, वही चंद्रशेखर जिन पर आरोप है कि हाथरस में उन्होंने समर्थकों का जमावड़ा लगाया और वहां हंगामा हुआ, उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। उन्हीं से बात करते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आजाद। बहुत बहुत स्वागत आपका चंद्रशेखर जी। सबसे पहले देश को ये समझाइए आप कि हाथरस की बेटी का रेप और हत्या का मामला जातीय रंग में क्यों रंग गया? जी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और जातीय रंग में किसने रंगा है ये सरकार को जवाब देना चाहिए। जब आरोपियों के पक्ष में पंचायत हो, जब आरोपियों के पक्ष में स्वर्ण समाज के लोग पंचायत करें तो न्याय के लिए पीड़ित परिवार के लोग खड़े होते हैं। तो अगर ये जातीय रंग है तो मुझे नहीं लगता है। अगर गांव के लोगों ने ही पीड़िता के लिए आवाज उठाई होती, गांव के लोगों ने ही पीड़िता को न्याय दिलाने की बात की होती, तो मुझे लगता है कि बाहर के व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, या शासन प्रशासन ने अपनी कार्रवाई सही तरीके से की होती, जिसमें परिवार को विश्वास में लेके जो है कार्रवाई होती, तो मुझे लगता है कि किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। आजाद जी, आप जिसे आरोपियों के लिए जो पंचायत बता रहे हैं, आरोपी गिरफ्तार आप होते जिसे हैं। आरोपियों के लिए पंचायत बता रहे हैं, उस पंचायत से तो आवाजें ये उठी कि देखिए इस पूरे इलाके को जातिगत हिंसा में झुलसाने की फिराक में थे भीम आर्मी के लोग। देखिए भीम आर्मी के लोग सर पर नीले नीले साफे बांधे इस पूरे इलाके में घूमते नजर आ रहे थे, परिवार को भड़काते बरगलाते नजर आ रहे थे। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? परिवार को भड़काते बरगलाते, जब मीडिया के लोगों को वहां मिलने नहीं जाने दिया जा रहा था, जब वहां कोई नेता नहीं घुस पा रहा था, तो भीम आर्मी के लोग कैसे परिवार को भड़काते घूम रहे थे? अभी भी वहां जो जाता है वो पुलिस की परमिशन से, पुलिस लेके जाती है तब जाता है। तो भीम आर्मी के लोग कैसे घुस रहे थे? जिस गांव में 4 ही घर हैं दलितों के, बाकी घर जो हैं स्वर्णों के हैं, वहां भीम आर्मी के लोग कैसे घुस रहे थे? भीम आर्मी के लोग उनको क्या भड़का रहे थे? समझने की बात यह है, कोई किसी को नहीं भड़का रहा है, सिर्फ आरोपियों को बचाने के लिए कयावत की जा रही है, मामले को भटकाने के लिए, मामले का रुख जो है बदलने के लिए, मुद्दे को सर ये तो आपका कहना है ना कि कोई किसी को नहीं भड़का रहा है, लेकिन मेरे हाथ में तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में कल एफिडेविट दाखिल किया गया, वो एफिडेविट की कॉपी लेकर आज मैं यहां पर बैठी हूं और बाकायदा इस एफिडेविट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि 29 सितंबर को जब बिटिया की मौत हो जाती है सुबह 6:55 पर, और जब सुबह 10:15 बजे उस बच्ची का सफदरजंग अस्पताल में पोस्टमार्टम शुरू होता है, तो देखते ही देखते बड़ी तादाद में भीम आर्मी के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर रावण पहुंच जाते हैं सफदरजंग अस्पताल। वहां जाकर शुरू हो जाती है नारेबाजी, वहां जाकर शुरू हो जाता है परिवार को बरगलाने का काम कि जब तक बड़े अधिकारी, जब तक उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े मंत्री यहां ना आ जाएं, तुम्हें आश्वासन ना दे दे, तब तक यहां से हिलना मत। और आप कह रहे हैं कि बरगला नहीं रहे थे। ये एफिडेविट है सर यूपी सरकार का, सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ। यूपी सरकार कोई न्यायालय है क्या? यूपी सरकार कोई सत्यता की मूर्ति है क्या? और यूपी सरकार क्या नहीं कह सकती और क्या नहीं कर सकती? यूपी सरकार का जो पिछला कार्यकाल है, जिस तरह से तमाम इनकाउंटर उन्होंने किए उस पर सवाल उठे हैं, जिस तरह से तमाम उन्होंने जो है कार्रवाइयां की उस पर सवाल उठे हैं, जिस तरह से उन्होंने तमाम जो है विपक्ष के ऊपर मुकदमे लगाए उस पर सवाल उठे हैं। ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि दिल्ली में जो हुआ, वो जो आक्रोश था उसका कारण यह था कि दिल्ली में जब पीड़िता को लाया गया तो उनके परिवारजनों के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, उनको बाहर निकाला गया और फिर 14 दिन तक जो पीड़िता हमारी बहन
जिला न्यायालय में, जिला हॉस्पिटल में सर्वाइव कर रही थी। वो एक रात बाद उसकी जान चली जाती है। वो जो विरोध था उसके लिए सब लोग इकट्ठा हुए थे और सब लोगों की मांग यही थी कि एक पोस्टमार्टम जो है वो एक बोर्ड बना के, पैनल बना के जो है करवाया जाए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हमें इसमें जो है शक है और शंका जाहिर करना और अपनी बात रखना इसमें कोई अपराध तो नहीं है। नहीं तो क्या पीड़ित परिवार के लोग ऐसा नहीं कि बेवकूफ हैं। शंका क्या पीड़ित परिवार के लोग अपनी तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों ने बात की। सुनिए ना बहन, जो आपने पूछा ना, मुझे जवाब देने दीजिए ना। पहले जो आपने पूछा पहले मैं उसका जवाब दे दूं। पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो 14 दिन से भी थे हॉस्पिटल में। वो तब भी न्याय की मांग कर रहे थे। उन्होंने अपनी न्याय की मांग यूपी में रहते मजबूत की। मैं वहां भी गया था। जब मैं अलीगढ़ जाने के लिए तैयार हुआ तो मैंने ये मैसेज किया, सरकार ने मुझे रोकने का काम किया। मैं अकेला जो है पीड़ित परिवार से और पीड़िता से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया। मैंने मांग की थी कि पीड़िता की हालत अच्छी नहीं है, उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। क्यों यूपी पुलिस और यूपी सरकार जो है इस पे बेहतर काम करने के बजाय क्यों इस पे चुप्पी बनाए हुए? इनको चाहिए कि पीड़िता को हायर सेंटर रेफर कर दे। पीड़िता हायर सेंटर चली जाएगी तो वहां अच्छा इलाज होगा, उसकी जान बच जाएगी। आप जो बात कह रहे हैं, यहाँ पर सब चीजें अच्छी नहीं हुई तो हमने विरोध किया। चंद्रशेखर जी, मुझे लगता है दर्शकों को समझना चाहिए पूरा मामला। आप जो बात कह रहे हैं, 27 सितंबर को आप जाते हैं अलीगढ़, जहां पर जेएनएमसी में ये पीड़ित लड़की भर्ती थी। वहां जाकर आप खुद ये कहते हैं कि पीड़ित लड़की को रेफर कर देना चाहिए दिल्ली किसी स्पेशलाइज्ड अस्पताल। तो ये जो एफिडेविट है यूपी सरकार का, इसमें इस बात का जिक्र है। वो कहते हैं कि जेएनएमसी के जो डॉक्टर थे वो बार बार परिवार को ये सलाह दे रहे थे। 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर को फिर लड़की आई है ना दिल्ली, वो लगातार ये परिवार को सलाह दे रहे थे कि आप अपनी बच्ची को दिल्ली ले जाइए, वहां बेहतर इसका इलाज होगा। लेकिन परिवार लगातार मना करता रहा, परिवार ने अपनी इजाजत नहीं। और फिर ऐसा क्या होता है कि 27 सितंबर को जब आप जाते हैं तो आप परिवार को मना लेने में कामयाब होते हैं? ये सवाल तो आपसे बनेगा फिर। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने ज्ञापन दिया, पीड़ित परिवार ने कहा कि हमने कहा कि ले चलिए, लेकिन शासन प्रशासन के अधिकारी डॉक्टर सत्यता में कह रहे थे कि ले जा लीजिए, इनको हायर सेंटर की जरूरत है। लेकिन शासन प्रशासन के अधिकारी कह रहे थे कि वहां देखभाल कौन करेगा, वो दिल्ली है, वहां कोई किसी को पूछेगा नहीं, यहां हम लोग हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, यहां बेहतर इलाज हो सकता है। ये गुमराह करने की स्थिति जो है ये प्रशासन के लोगों ने बनाई। डॉक्टर वाकई में कह रहे थे कि ले जा लीजिए, यहाँ कंडीशन जो है वो क्रिटिकल होती जा रही है। लेकिन शासन प्रशासन के अधिकारी वहीं ये कह रहे थे कि इनको बरगला रहे थे परिवार को। मैं नहीं बरगला रहा था, वो बरगला रहे थे कि दिल्ली जाएंगे तो वहां देखभाल कौन करेगा, वहां तो पूछता भी नहीं, वहां तो लाखों मरीज हैं, पूरे देश के मरीज आते हैं, यहाँ अच्छा इलाज हो सकता है। इसलिए मैंने ज्ञापन दिया, वहां मेरे पास उसके एविडेंस है। वहां के एडीएम को मैंने ज्ञापन देकर मांग की कि साहब ऐसा कीजिए, इनको हायर सेंटर एम्स रेफर कीजिए, हमें एम्स पे भरोसा है, एम्स रेफर कीजिए। लेकिन पीड़ित को एम्स न लाने की बजाय सीधे सफदरजंग लेके जाया गया। आप ये कह रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन के झांसे में आकर पीड़ित परिवार इजाजत नहीं दे रहा था अपनी बेटी को अलीगढ़ से दिल्ली लाने की, आप ये कह रहे हैं? झांसे में नहीं, दबाव में। अच्छा, दबाव में। और शुरू से आखिरी तक लोकल प्रशासन का जो रोल रहा है वो पीड़िता को डराने धमकाने का, उसके परिवार को डराने धमकाने का और दबाव बनाने का रहा है। आप मुझे बताइए, आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ये यूपी गवर्नमेंट ने दी है। उन्होंने ये भी एक हल्फनामा दिया और मीडिया में बयान भी दिया कि जब पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया तो पीड़िता के परिवार के लोग वहां मौजूद थे। पीड़िता के परिवार के लोगों ने इसे सिरे से खारिज किया। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? ये झूठी सरकार है, झूठी बातें कर रही है, सिर्फ बरगला रही है। डीएम जाके धमकी देता है। डीएम कहां है अब? डीएम को 4-5 दिन से क्यों छिपा कर रखा गया? क्यों कार्रवाई नहीं की गई है? क्यों? आप अगर सब कुछ सही हो रहा तो अधिकारी वहां से क्यों सस्पेंड किया आपने? एसपी को क्यों हटाया? उसको एसडीएम को क्यों हटाया? इसलिए हटाया क्योंकि वो सब लोग दबाव में गलत कर रहे थे और आप अपनी किरकिरी होने से बचाने के लिए तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, हल्फनामे दे रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में हो जाए? क्योंकि जनता का और देश का दबाव है और पीड़ित परिवार की मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन इस क्या बुराई है? क्यों अब जातीय पंचायत वहां हो रही है? चंद्रशेखर जी, इस पूरे मामले में लेकिन आप यूपी सरकार को कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं?
क्योंकि यूपी सरकार तो लगातार अपनी प्रतिबद्धता जो है वो दोहरा रही है हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी अदालत में साफ कर दिया गया यूपी सरकार की तरफ से कि भाई हमने तो सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, कोर्ट चाहे तो अपनी निगरानी में जांच करा ले। तो यहां पर आप खुद ही कह रहे हैं किस तरीके से तत्पर कार्रवाई, एक्शन उन अधिकारियों पर भी सरकार लेती है जिनकी गलती पाई जाती है। खुद सरकार सुप्रीम कोर्ट में बताती है कैसे सीबीआई जांच की उसने सिफारिश कर दी है और कोर्ट चाहे तो उसको मॉनिटर भी कर ले। जी जी जी, मैं बताता हूं ना कैसे। 8 दिन तक रेप की एफआईआर दर्ज ना करना, 22 तारीख को 8 दिन बाद जो है पीड़िता का मेडिकल कराना, उसके बाद क्राइम सीन पे उच्च अधिकारियों का ना पहुंचना, जिस तरह से 14 दिन तक पीड़िता को जिला अस्पताल में रखवाया गया, ये घटना, जिस तरह से एविडेंस कलेक्ट नहीं किए गए, एक और अपराध, उसके बाद जिस तरह से दिल्ली लाने के बाद चोरी छुपके पीड़िता के शव को यूपी लेके जाया गया बिना परिवार की मर्जी के, जिस तरह से पीड़ित परिवार को डरा धमका के बंद करके पीड़िता का शव जो है कचरे की तरह जलाया गया पेट्रोल डाल के, जिस तरह से पीड़ित परिवार को और मीडिया को रोक दिया गया, पीड़ित परिवार को पीटा गया, जिस तरह से जो एविडेंस थे वो सब खत्म किए गए 2 दिन में एसआईटी की जांच के नाम पे, जिस तरह से विपक्ष के लोगों को पुलिस की जो कार्रवाई थी, महिला नेताओं के कपड़े फाड़े गए, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह से जो रोल यूपी पुलिस ने और यूपी सरकार ने अदा किया, उसके बाद आप कहते हैं कि मैं उनकी भूमिका पर शक ना करूं। वो कहते कुछ है और करते कुछ। उन्होंने कहा कि हम सरकारी नौकरी देंगे। भाई विवेक तिवारी जी के मामले में 48 घंटे में सरकारी नौकरी दी गई, क्यों नहीं दी गई? उन्होंने कहा कि हम इनका घर शिफ्ट करेंगे, इनको दूसरी जगह आवास देंगे। अब तक क्यों उनको गांव में रखा गया है? अगर आप बात करें कि हाथरस का माहौल खराब होने की, अगर आप उनको गांव में से उसी दिन या दूसरे दिन हटा लेते, दिल्ली में या लखनऊ में कहीं गेस्ट हाउस में रखवा लेते या अपने पास बुला लेते, तो हाथरस का माहौल कैसे खराब हो जाता? हाथरस में आपने क्यों रखा उनको? क्या आप किसी षड्यंत्र का इंतजार कर रहे थे कि हम क्या कहेंगे कल मीडिया से? क्या हम इस मुद्दे को भटकाने के लिए क्या बातें बनाएंगे? सब समझ आ रहा है, कोई कुछ छिपा हुआ नहीं है। किस तरह से वहां जातीय पंचायत होती है, मुख्यमंत्री वो जातीय पंचायत में लोग कहते हैं कि सरकार हमारी है। मैं भी ये कहता हूँ सरकार जनता की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गांव में मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है वो जाति के न्याय तो करते हम हैं। सब ने ये सवाल उठाया कि भाई ये तो बंधक बना लिया परिवार को। अब आप कह रहे हैं कि इनको शिफ्ट क्यों नहीं कर दिया गया लखनऊ? तो जरा सोचिए, अगर उस स्थिति में लखनऊ शिफ्ट कर दिया जाता तो फिर किस तरीके के सवाल खड़े होते। आपने 8 दिन बाद एफआईआर का जिक्र किया, तो सर इस बात पर भी तो गौर करना पड़ेगा कि बयान लड़की के लगातार बदले। 14 सितंबर को अलग बयान, 19 सितंबर को उस बयान में तब्दीली हुई, 22 सितंबर को फिर बयान बदला, और सरकार यही कहती है कि जैसे जैसे बयान सामने आता चला गया हम उसी के आधार पर एफआईआर के अंदर धाराएं जोड़ते चले गए और उसी के आधार पर कार्रवाई की। आपने अंतिम संस्कार को लेकर सवाल उठाया, उन अंतिम संस्कार की तस्वीरों को देखकर देश भर में उबाल, देश भर में गुस्सा था, लेकिन सरकार उस पर भी कटघरे में आप ही लोगों को खड़ा कर रही है। कह रही है कि ये इन सब की साजिश थी उत्तर प्रदेश को जातीय हिंसा की आग में झुलसाने की। पीएफआई के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है सर, विदेशों से सर्वर, विदेशों की फंडिंग, और कटघरे में कहीं ना कहीं आप भी हैं, आपको पता है। इस पर क्या कहेंगे आप? पीएफआई ने षड्यंत्र रचा। पीएफआई को आज तक जो है सरकार ने बर्खास्त क्यों नहीं किया, उनको बैन क्यों नहीं किया? पीएफआई की बात आप कर रही है, मैं जानना चाहता हूं कि जब भी कोई मामला होता है उसको बदलना होता तो पीएफआई जाती है। पीएफआई सिर्फ सरकार का मोहरा है, सिर्फ सरकार मोहरे की तरह यूज करती है। पीएफआई को बैन कर दीजिए ना, पीएफआई के जो लोग हैं उनको जेल में भेज दीजिए ना। क्यों पीएफआई हर बार यूज होती है? सबसे बड़ा सवाल ये है, सरकार जो कह रही है वो सत्य नहीं है। सरकार तो अपनी खामियां छिपाने के लिए बहुत कुछ कह सकती है। सरकार, मुख्यमंत्री क्या विपक्ष में बैठे हैं जो कह रहे हैं? क्यों नहीं काम कर रहे हैं? इतनी साजिशें हो रही है, उनको नहीं पता। कह रहे हैं कि सरकार ने पीएफआई को अपना मोहरा बना लिया है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार, हाँ कहिए कहिए कहिए। मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरी बात पहले पूरी होने दीजिए बहन। मैं ये कह रहा हूं पीएफआई ने क्या किया और विपक्ष ने क्या किया। विपक्ष राजनीति कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? सरकार आक्रोश खुद पैदा कर रही है। सरकार लोगों को वहां जाने से रोक रही है, लेकिन वहां जाते पंचायत हो रही है। सरकार क्या कर रही है? रेप का मामला विपक्ष का है क्या? ये जो आपने जलाया, शव को जलाने की बात आप कर रहे हैं, आप इतनी फोर्स आपके पास है, कैसे कोई घुस जाएगा गांव में?
कैसे कोई क्राइम कर देगा? उसके बाद हाथरस में क्या परसों रेप नहीं हुआ? कल सारे न्यूज चैनल में चला 6 साल के बच्चे का रेप हुआ। ये विपक्ष ने कर दिया है। विपक्ष ने किया क्या है? विपक्ष ने आप पे दबाव बनाया, पूरी दुनिया में इस मामले को उठाया, जिसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ रहा है और सरकार जाके सुप्रीम कोर्ट कहती है हम तो चाहते हैं कि लेकिन आप जो कह रहे हैं कि पीएफआई सरकार क्यों नहीं करा रहे? आप कह रहे हैं एसआईटी का दर्जन क्यों बढ़ा है? उन पर तो जवाब दे दीजिए। रोमाना आजाद जी, आप पर यह आरोप है कि आप इंसाफ की लड़ाई की आड़ में की लड़ाई की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे हैं, क्योंकि अगर लड़ाई इंसाफ की होती तो फिर आप लोगों की तरफ से मांग की जाती कि दोषी बख्शे न जाएं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का पूरा फोकस इस बात पर है कि उच्च जाति के अगर दोषी हैं तो वो बख्शे न जाएं। आप क्यों इन तथ्यों पर गौर नहीं करते हैं जो उस गांव के लोग कहते हैं कि पारिवारिक रंजिश थी? आप क्यों इस तथ्य पर गौर नहीं करते हैं कि कहा जाता है वहां पर लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानते थे? और आप क्यों इस तथ्य पर गौर नहीं करते हैं कि इंसाफ की लड़ाई में तो कोई किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पीड़ित परिवार नार्को टेस्ट कराने के लिए भी अपनी रजामंदी नहीं दे रहा है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब देश जानना चाहता है ताकि सच सामने आ सके। और मुहिम हमारी यही है कि हाथरस की बेटी को इंसाफ मिल सके। हर तरफ से राजनीति भरपूर हो रही है, लेकिन इंसाफ का इंतजार अभी भी हाथरस की बेटी को